नमस्कार, डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम में देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां और तकलीफें होती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य में भी हमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ बच्चों का व्यवहार अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, जो उनके उम्र के हिसाब से सामान्य नहीं होता है। अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देते हैं और मान लेते हैं कि समय के चलते या फिर उम्र के बढ़ते दौर के साथ ये बच्चे सामान्य हो जाएंगे या फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दर्शकों, हमें चाहिए कि बच्चों में होने वाली जो समस्याएं हैं, जो विकारें हैं, इन सब के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो, हम जागरूक हों, ताकि हम इन बच्चों का सही समय पर और सही तरीके से इलाज करवा सके और ये बच्चे भी एक सामान्य सा और एक स्वस्थ सा जीवन जी सके। तो दर्शकों, आज के इस डॉक्टर स्पीक अंक में हमने जिस विषय का चुनाव किया है वो है बच्चों में व्यवहार संबंधी और विकासात्मक मुद्दे और होम्योपैथिक प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय। नमस्कार सर, जो कि कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, साथ ही प्रशासक भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर स्पीक हमारा एक लाइव फोन इन कार्यक्रम रहता है और आज हम बात करेंगे कि बच्चों में जो व्यवहार संबंधी जो मुद्दे हैं, जो विकास से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इन पर बात करेंगे और इसका किस तरह से होम्योपैथिक उपचार है, इस पर बात करेंगे। तो इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर रजत जो है हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर रजत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो बच्चों में जो व्यवहार संबंधी जो मुद्दे हैं, ये क्या हो सकते हैं? जो भी व्यवहार संबंधित, दैट इज बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ये बोलते हैं डॉक्टरी परिभाषा में। इसमें सबसे ज्यादा अभी जो हम लोग देखते हैं ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का बीच में बहुत सारी चीज आता है। उसके अलावा और एक चीज हम लोग देखते हैं वो है ADHD, जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें दो किस्म का होता है। एक तो होता है कि बच्चा, ये नॉर्मल है कि बच्चा सबका अटेंशन हर वक्त बच्चा चाहता है कि उसका पेरेंट्स, उसका आसपास में जो भी हो, वो उसका तरफ ध्यान दे। तो ये एक अलग सा बात है, ये बच्चे में नॉर्मल है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ADHD, इसका अटेंशन ही नहीं रहता, अटेंशन डेफिसिट होता है और बहुत बहुत हाइपर एक्टिव होता है। इतना हाइपर एक्टिव होता है कि जो नॉर्मल नहीं है। यूजुअली जब 1 साल में 2 साल में आप बच्चे को देखेंगे तो सारे बच्चे एक्टिव होता है और हम लोग बोलते हैं बच्चे एक्टिव हो, ये तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन ये एक्टिविटी ये इतना देर तक चलेगा और उसी टाइम से अगर ठीक से आज का दिन में अब देखें तो बहुत पहले से हम लोग ये हाइपर एक्टिविटी हम लोग उसका ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। उसको दो चीज, एक है कि उसका अटेंशन वो नहीं दे रहा है जिसमें देना चाहिए था। नॉर्मल छोटे बच्चे हो ठीक है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो रहे, छोटा सा 3 साल से 4 साल 5 साल में जा रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है जो देना चाहिए था, उसका साथ हाइपर एक्टिव हो रहा है। और एक है ODD बोल के है, उसमें एक बच्चा ऑथोरिटी को कभी भी नहीं मानता है। ये भी एक नॉर्मल चीज है बच्चा को, कि बच्चे को आप जब भी बोलेंगे कि बच्चे दूध पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, यूजुअली वो बच्चा दूध नहीं पीना चाहता। दिस नेगेटिव साइकोलॉजी इज कॉमन इन चिल्ड्रन, यूजुअली बच्चे में ये होता है। लेकिन जब भी ये चीज आपको 7, 8 साल 9 साल तक चलता है, देन इट इज नॉट नॉर्मल एट पर हर एज और हीज एज। वो एज का हिसाब से उसको तब हम लोग बोल सकते हैं कि ODD। So different type of behavioral disorders right now we are observing mainly these 3। So जैसे कि आपने बताया डिफरेंट टाइप्स, ADHD, ODD, CDD, तो इन सब में क्या अंतर है? हाँ, एक अच्छे इट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि CDD इज ए कॉन्डक्ट, जो उसका कॉन्डक्ट का उसमें एक डिसऑर्डर्स। सो बच्चे में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप,
जैसे नेल बाइटिंग, डिफरेंट टाइप, हार्श लैंग्वेज, और टोटली कुछ बोलता ही नहीं है बच्चा या ज्यादा बोलता है, ऐसे कुछ कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स भी है। हेयर प्रिकिंग, हेयर प्रिकिंग नॉर्मल, आप सोच रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ऐसे हेयर प्रिकिंग कि उसमें आपको लगेगा कि उसका कुछ डर्मेटोलॉजी या स्किन का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो हेयर प्रिकिंग ड्यू टू दिस टाइप ऑफ, और इवन इन द सेक्सुअल फील्ड ऑल्सो, छोटे बच्चे जो जिस उसको नहीं होना चाहिए वो उसमें दिखता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आज का दिन में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा आ रहा है, और उससे भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो है उसमें बच्चे को आप 6 साल 7 साल 8 साल में उसका, ऐसा नहीं है कि उसका आईक्यू बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि उसमें मेंटली रिटार्डेशन है, ही और शी इज नॉट मेंटली रिटार्डेड, उसका मानसिक जो बुद्धि है वो उतना कम नहीं है। जैसे हम लोग और भी देखते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ में हम लोग देखते हैं थायराइड ड्वार्फ जो होते हैं उसका मानसिक विकास भी नहीं होता है, या मेंटल रिटार्डेशन उसका मानसिक विकास भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उसका साथ हो सकता है कि मानसिक विकास जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि ही और शी इज नॉट क्लेवर, उसका दिमाग चलता है। लेकिन इसी जगह पे जहां पे उसको बात करना है, जहां पे उसका सोसाइटी में जैसे बात करना चाहिए उस मुताबिक वो बात नहीं कर रहा है, दैट इज बिहेवियरल डिसऑर्डर, दैट इज आप बोल रहे हैं कि व्यवहार संबंधियों इतने सारे चीज, ये बेसिकली दिस 3 एंड कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, आप कहीं स्कूल में उसको क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए, स्कूल में यूजुअली बच्चे लोग बैठे रहेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, बच्चे उसको ध्यान देगा, यही रूल है ना, लेकिन वो ये नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता है कि टीचर्स जब पढ़ा रहा है तब उसको ध्यान देना ये रूल है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है उसी टाइम पे, वो किसी से बात भी कर सकता है, वो घूम भी सकता है, वो क्लास अटेंड नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ये जानबूझ के कर रहा है, ऐसे ही, क्योंकि उसका दिमाग में अब एक चीज अब बोले हैं कि न्यूरोजेनिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, इसमें जो बच्चे का जो डेवलप होता है, जो विकास होता है, विकास संबंधी जो डेवलपमेंट है वो उसमें हुआ ही नहीं है, उसका ब्रेन में वो है ही नहीं, उसको डांट के, उसको बोल के, उसको डरा के आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें वो दिमाग ही है नहीं कि ये करना है, वो जानता नहीं है कि व्हाट इज हम क्या करें या ना करें, इसमें उसमें आने में देर लगता है। होता है बहुत सारे बच्चे को ये आ जाता है, लेकिन पहले से जो नहीं है यही सारे चीज है, इसको आप ओनली ये नहीं है कि मैं 3 बोल दूं या 6 7 8 10 नाम बोल दूं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में इतने सारे चीज है, अभी भी जोड़ रहा है, ऐसे ऐसे चीज हम लोग को पेरेंट्स आके बोलते हैं जो हम लोग किताबों में लिखा नहीं है, लेकिन दैट मे बी ऑल्सो एडेड टू दिस टाइप ऑफ कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स। तो ये एक नया चीज है बच्चे में, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। हम लोग को बहुत डॉक्टर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी सबको मिल के इस बच्चे को हम लोग को ट्रीटमेंट करना है या ठीक करना है। मैनेजमेंट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दवा बोलिए उसमें हम लोग जरूर बाद में ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन सबसे पहला चीज है कि जितना जल्दी उसको आप समझ सके, क्योंकि पेरेंट्स के लिए डॉक्टर्स हम लोग किताब में आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, जर्नल में पढ़ रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहा है, वो सब देख रहे हैं, कम्युनिटी पब्लिक फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन एज ए जनरल पीपल जो इतने सारे हम लोग को यहाँ पे जो दर्शक देख रहे हैं उन लोग को ऐसा कोई पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। जैसे कुछ सिनेमा में ऐसे हम लोग देखे हैं कि जब ऐसा एक बहुत हिंदी फिल्म में एक बहुत हिट फिल्म हुआ था जहां पे फर्स्ट हम लोग डिसलेक्सिया जो टर्म जो उल्टा आता है उसका, ये उसको पढ़ने का मन नहीं होता है, उसका लर्निंग डिसेबिलिटी, ये जो सारी चीजें हैं जो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग मतलब सीखना, डिसेबिलिटी मतलब वो जानता नहीं है कि कैसे सीखना, वो सीखना कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरा हो रहा है, यहाँ पे जो बटन लगा रहा हूँ, ये जूते का लेस लगा रहा हूँ, कुछ भी चीज, और यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहा हूँ ऐसे बात करना चाहिए, यहाँ पे कैसे लैंग्वेज बोलना चाहिए, ये सारे चीज, ये बिहेवियरल पैटर्न बच्चे में आने में देर लगता है। दीज आर ऑल अंडर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। सर, ऐसे विकारों के लिए होम्योपैथी किस प्रकार से उपचार करता है? हाँ, होम्योपैथी
बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट मैं बोलना चाहता हूं कि दिस डिजीज आज का दिन में भी मैं बोल रहा हूं कि ये नया है। ये नया ऑटिज्म हम लोग जानते हैं, ऑटिज्म पहले से था, ये डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा था, इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में, यूएसए में, स्टेट्स में बहुत सारे, अभी वहां पे भी बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, और इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है अभी बहुत बढ़ रहा है, और डिफरेंट टाइप में बढ़ रहा है, डिफरेंट। तो हम लोग इतना डाइवर्सिफाइड है ना, जैसे साउथ इंडिया से लेके अब चेन्नई से लेके कलकत्ता से, मुंबई से लेके जो भी अब जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का बच्चा आ रहा है। तो यहाँ पे होम्योपैथी का एक एडवांटेज है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है या होम्योपैथी कैसे दवा दूं, ये जो अप्रोच है, कैसे हम लोग उसको देखें वो बच्चा को, ये सेम है। ये चेन्नई में हो या कलकत्ता में हो या मुंबई पे हो या दिल्ली में हो या अंडमान में हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक है कि यूनिफॉर्म अप्रोच है होम्योपैथी में। पहले हम लोग बच्चे को डायग्नोसिस करना चाहिए, बच्चे को सबसे बढ़िया तरह से माँ को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के, फादर मदर दोनों को लेके उसको पहले हम लोग को हिस्ट्री लेना है, क्या हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई मस्ट से, इट इज नॉट ओनली फॉर होम्योपैथी, इट इज ऑल्सो फॉर ऑल अदर पैथीज। द एनीथिंग, एनी इंजुरी ड्यूरिंग बर्थ और एनी इवेंट, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ था जो प्रेगनेंसी पीरियड में जिसका असर वो बच्चे में आए, हो सकता है कि इसका कोई असर नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं हुआ था, प्रेगनेंसी ऑन इवेंट है, प्रेगनेंसी में कुछ भी इवेंट नहीं था, फिर भी बच्चे का हुआ है, हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि कुछ है। तो ये हम लोग को एक हिस्ट्री लेना पड़ता है। बच्चे तो कोई बोल नहीं सकता है, तो बच्चे का पेरेंट्स से हम लोग को बहुत सारी चीज जानना पड़ता है। बच्चे का जो व्यवहार है वो कैसे है, वेरी फर्स्ट थिंग आई टू आई कॉन्टेक्ट, वो पेरेंट्स का तरफ अगर और किसी को ना देखे, माँ को, पापा को, इसमें तो आई टू आई कॉन्टेक्ट करेगा, ये कर रहा है कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टू आई कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू वन अनदर डिजीज, इट इज वेरी इनक्योरेबल डिजीज, ओनली कैन बी मैनेज, दैट इज आवर सेरिब्रल पॉल्सी। वहां पे भी बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करता है, लेकिन सेरिब्रल पॉल्सी बहुत पहले से डायग्नोज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका और भी सारे कुछ फिजिकल मैटर्स है, नॉट ओनली मेंटल। यहाँ पे तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में ओनली व्यवहार, उसका कंडक्ट, बिहेवियर, जो चीज जहां पे नहीं करना चाहिए, जो अनुशासन समाज में है, बोलता है कि ये बुरा है, ये ठीक है, इसका एगेंस्ट में ये बच्चा बोल रहा है, तो इसको मैनेज करना ये बहुत टफ है। इसमें हम लोगों को एक टीम एफोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का एफोर्ट, डॉक्टर्स का एफोर्ट, सोसाइटी का एफोर्ट, स्कूल का एफोर्ट, टीचर्स का एफोर्ट, हर एक जगह उसका दोस्त का एफोर्ट, उसको जो है जिसका पास ज्यादा करके उसको देखभाल करते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स है, उसका इफेक्ट भी ये बच्चे के ऊपर जाता है। तो ये सब मिलके होम्योपैथिक ऑलवेज से अबाउट होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स कि एक संपूर्ण चिकित्सा, जो ओनली ये नहीं है कि हार्ट में पेन हुआ है, कि पेट में दर्द हो रहा है, कि बच्चा का बिहेवियर, व्यवहार खराब है। होम्योपैथिक बच्चा को एक होल यूनिट इस हिसाब से देखता है। इस हिसाब से हम लोग केस टेकिंग करेंगे, उसका पास्ट हिस्ट्री, क्या क्या बीमारी में वो बच्चा गुजरा है या नहीं गुजरा है, ये रिकॉर्ड करना है, फैमिली हिस्ट्री लेना है, क्योंकि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं सॉइल मतलब मिट्टी, किस मिट्टी से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो आज का जमाना में साइंस में अगर बोले कि जीनोमिक लेवल, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे से जीन का जो फादर से मदर से वो इनहेरिट करता है, वो जेनेटिक मैटर, बट उससे भी बड़ा है अभी एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है बोलता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, उसका जहां पे जन्म हुआ है माहौल कैसा है, उसका स्कूल का माहौल कैसा है, उसका फैमिली का माहौल कैसा है, फादर मदर का रिलेशनशिप, फैमिली का बॉन्डिंग, स्कूल का टीचर्स का बिहेवियर, स्कूल फ्रेंड का साथ, उसका खेलने का जगह, उसका खाने का पीने का जगह, उसको जो दाई आता है उस दाई का साथ उसका रिलेशन, सब कुछ मैटर करता है इस बच्चे में। तो ये तो डबल होलिस्टिक हो गया। तो होम्योपैथी ऐसे एक होलिस्टिक करके हम लोग देखते हैं, उस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में। मैं ये जोर का साथ बोल सकता हूं कि अगर, क्योंकि अभी तक इसका ट्रीटमेंट जो है, ये होम्योपैथी में सबसे बढ़िया तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दवा दी और बच्चा ठीक हो गया बिहेवियरल, बट विद द टाइम, जैसे ये होने में टाइम लगता है,
जैसे ये ठीक होने में भी थोड़ा, अगर आप ठीक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट और साथ साथ सब कुछ करेंगे तो बच्चा सुधर जाएगा। बहुत ऐसे नहीं है कि एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन परफेक्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कैसे टाइप में है बच्चा। और एक चीज है कि ये जो टाइप है ना, मैं बोल रहा हूँ ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ODD, आप बोल रहे थे डिफरेंट किस किस टाइप का, इसका मिक्सिंग भी होता है। एक बच्चे का डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया मतलब उल्टा लिखता है, मेरा नाम रजत है तो वो TJR लिख दिया, उल्टा भी हो सकता है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, इस ऐसे बच्चे हम लोग देखे हैं, सब कुछ वो सीख सकते, उसका लर्निंग डिसेबिलिटी है ही नहीं, वो सब कुछ उसको आता है लेकिन उसको मैथमेटिक्स नहीं आता है। इट इज वेरी कॉमन टू मी, मेरा भी मैथमेटिक्स नहीं आता है, लेकिन बच्चे लोगों को ओनली कैलकुलेशन नहीं आता है, इसको बोलते हैं, टर्म है एकैलकुलिया। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो डिसलेक्सिक है, एकैलकुलिया है। सो वेरी कॉशियसली हम लोग को देखना चाहिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कोई भी ऐसा दवा आप बोल नहीं सकते कि ये दवा है इसका लिए। होम्योपैथी में ऐसे भी अगर खांसी का आप दवा बोले तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये दवा खांसी का लिए ही है। एक कॉस्टिकम, एक ब्रायोनिया, रास्टक्स, इतने सारे दवा हैं, बहुत सारे हैं, हिपरसल्फर, रूमेक्स, ड्रोसेरा, सबका एक 3-4 सिम्टोमेटोलॉजी है जो पेशेंट्स को हम लोग पूछते हैं, वो जो बोलते हैं उस आधार पे हम लोग दवा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी पेशेंट को नहीं, पेशेंट को साथ, पेशेंट को फादर मदर सबको लेके, सब कुछ लेके हम लोग दवा देते हैं। एडवांटेज तो है, जरूर है होम्योपैथी में एडवांटेज, क्योंकि इसका विशेषता ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि और कोई ट्रीटमेंट जो है जैसे आयुर्वेदा है, मॉडर्न मेडिसिन है, जो भी है उसमें भी उन लोगों का अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। लेकिन आज तक बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में, जिसमें व्यवहार संबंधी हो किसी बच्चे को अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम लोग करें तो इसमें फायदा ही होगा, कभी उसका बुरा नहीं होगा। ये हो सकता है कि इस ठीक से उसका चयन नहीं हुआ, या बच्चा ऐसा स्टेज में है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें दवा काम कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसको बुरा नहीं करेगा। हिपोक्रेट्स का वो जो बात है ना कि कम से कम आप ठीक अगर नहीं कर पाओगे तो आप बुरा मत करो। तो कोई भी दवा अच्छा नहीं कर पाए तो नुकसान तो नहीं करो। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन दिस केस। एंड डॉक्टर्स बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कैसे आप बात कर रहे हैं पेशेंट से, कैसे बात कर रहे हैं पेशेंट को, अगर डॉक्टर का साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ, वो हो सकता है कि 2 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा या बड़ा 6-7, ऐसे चीज में कुछ चीज है जो हम लोग का डॉक्टरी का परिभाषा में, ये साधारण जो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलने का जगह नहीं है, लेकिन कुछ चीज होता है जो 7-8 साल का पहले होता ही नहीं है। ऐसे कुछ चीज है जो 3 साल का पहले होता ही नहीं है। इसमें डिफरेंट वेराइटीज है। तो पहले से ही पापा मम्मी समझ जाएगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि आज का दिन में गूगल में सब कुछ सब लोग जानता है। आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है तो कोई गूगल में सर्च करके अगर देख लेगा तो वो देखेगा कि 1 साल 2 साल से लेकर सब कुछ, तो अपने बच्चे में वो देखना चाहेगा। तो इसका एक बुरा ये भी है, असर भी है कि उसमें पापा बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, ऑटिस्टिक नहीं है, और उसका बच्चा नॉर्मल है। सो कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है, ये पहले डॉक्टर से आपको सलाह लेना पड़ेगा। कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर हो, कोई भी और कोई डॉक्टर हो, आयुर्वेदा हो, कोई भी मॉडर्न मेडिसिन का हो, लेकिन एक डॉक्टर बोल सकता है पहले देख के बच्चा को कि ये बच्चा का, ये ऐसा स्टेज भी हो सकता है कि डॉक्टर बोले कि इसको वॉच करे और भी 1 साल 6 महीना बाद फिर देखेंगे। तो डॉक्टर के साथ सलाह लेना पड़ेगा, कोई अपने से देख के कुछ ना करे। सर, इस तरह की समस्याएं, जो व्यावहारिक समस्याएं होती हैं, तो आप लोग होम्योपैथिक में किस तरह की दवाएं देते हैं? हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेन असर है वो है पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसका जो सॉइल में बोल रहा था, मिट्टी ये बोल रहा था, तो वो देख के हम लोग दवा का चयन करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का 3 किस्म का होम्योपैथिक में दवा होता है। हम लोग बोलते हैं कि माइजम बोल के एक चीज है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक डिजीज होने का एक डिस्क्रेशिया अंग्रेजी में बोलते हैं कि उसका प्रवणता, वो ये मेरा ये हो सकता है। जैसे किसी में है कि डायबिटीज हो सकता है, किसी का हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसने बहुत गेम खेला हो उसका आर्थराइटिस हो सकता है, जो डांसर है उसका आर्थराइटिस हो सकता है, इतना बात करता है तो उसका वॉइस हार्श हो, थोड़ा सा उसमें होर्सनेस हो सकता है। जैसे बच्चे में ये हम लोग को देखना है
कि कौन सा मियाजिम में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस ऐसे हम लोग बोलते हैं। अभी जैसे जेनेटिक ट्रेट बोलते हैं, ऐसे हम लोग का माइजमेटिक डिस्ट्रेसिया कहाँ पे वो बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल, हो सकता है कि मिक्स तीनों का ही उसमें है, उसमें तीनों टाइप का। ये मियाजिम जो कॉन्सेप्ट है ये जीनोमिक कॉन्सेप्ट का साथ थोड़ा सा जाता है, या बच्चा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन से जाता है। तो एक एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम लोग उस टाइप पे देते हैं। जैसे सल्फर एक दवा है, सल्फर दवा जो बच्चा है सल्फर का, वो बहुत अगली टाइप का होता है, वो गंदा चीज सब कुछ पसंद करता है। तो ये भी एक परवर्शन टाइप का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में वो भी एक टाइप है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स में। फिर ट्यूबरकुलर एक्टिविटी में हम लोग देखें, जिसका फैमिली हिस्ट्री में ज्यादा करके ट्यूबरकुलोसिस है, उसका सर्दी खांसी लगने का, जुकाम लगने का, बहुत थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसका जुकाम आ गया, उसका सर्दी खांसी लगा रहता है, या न्यूमोनिया हुआ था, ये सब बच्चे को हम लोग ट्यूबरकुलिडम देते हैं। जो बच्चे थोड़ा मेंटली रिटार्डेड लगता है कि इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, सब में वो बैकवर्ड है, उसमें हम लोग बेराइटा कार्ब बोल के एक दवा देते हैं। लेकिन दो दवा हम लोग देखें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कॉस्टिकम बोल के एक दवा है, ये बहुत अच्छा दवा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी में। कैलक्रिया कार्ब और एक दवा है जो बच्चे थोड़ा पीछे हो गया हो, जो स्लो लर्नर है। कैलक्रिया कार्ब का जो स्लो लर्नर है, जहाँ पे वो थोड़ा सा ओबेस भी है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, उसमें सीखने का इच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, ये कैलक्रिया कार्ब में हम लोग देखें। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बच्चा में जब भी आपको देखेगा कि ये आप ट्रीटमेंट कर, कोई भी डॉक्टर उसको देख रहा है, तो इसमें जो चेंज आएगा ना, ये जब आएगा एक बार आएगा। 2023 से बच्चे को ट्रीटमेंट हो रहा है, तो 6 महीना बाद उसमें कुछ चेंज आ गया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ चेंज, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स कुछ अच्छा हुआ, फिर 6 महीना 1 साल कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर 1 साल बाद कुछ हुआ। तो ये भी हम लोग को थोड़ा इसमें पेशेंस रखना चाहिए कि डॉक्टर का ऊपर विश्वास रखिए, डॉक्टर, और ये टीम एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सल्फर, कैलक्रिया कार्ब, कॉस्टिकम, बेरेटा कार्ब, थायरोडिनम, ट्यूबरकुलिनम, ऐसे बहुत सारे दवा है, लेकिन कोई भी दवा मैं बोल रहा हूं इस हिसाब से कोई भी फादर मदर पेरेंट्स यूज ना करे। ओनली एक होम्योपैथिक डॉक्टर बोल सकता है कि कौन सा दवा आपका बच्चे का लिए लगेगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और वो आप यूज करें आपका कोई भी बच्चा में। जी सर, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, विकासात्मक हो गया या फिर व्यवहारिक हो गया, तो इस तरह के बच्चों का जीवन शैली या फिर खान पान कैसा होना चाहिए? जीवन शैली में हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे का और एक भी होता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, DSM-4 में जो ऑटिज्म बोला गया है, उसमें ये बच्चे को एक से एक इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये खाना पीना में उसका उसमें भी अटेंशन नहीं है। ये जो हम लोग बोलते हैं सुषम खाद्य, जो उसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस फूड, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उसका तो ध्यान नहीं है खाने में, वो तो हाइपर एक्टिव है। तो इसमें क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। हाँ, उसका इसलिए देखते हैं कि बाल झड़ जाता है। हाँ, अभी 8-10 साल में उसमें हेयर लॉस हो रहा है, उसका स्किन खराब हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि एक सुषम बैलेंस डाइट, जिसमें विटामिन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो, जैसे जो खाना, घर का खाना सबसे अच्छा है। अभी तो बच्चा फास्ट फूड खाना पसंद करता है, तो ये जो भी ऑटिज्म हो या स्लो लर्नर हो, दे मे बी स्लो लर्नर, दे मे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन पिज्जा खाने में, फास्ट फूड खाने में दे आर वेरी फास्ट। तो ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा का जो मेन खाना है, जो प्रिंसिपल मील है, ये बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको नॉर्मल स्कूलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल, आपको बोलने का जरूरत नहीं है कि आप में कुछ है या आप ऐसा टाइप के हो कि और कोई नहीं है। उसको अप्रिशिएशन कीजिए, वो जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, अप्रिशिएशन उसको आप बोलिए कि शाबाश, आप जो किया वो बेटी बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा उसको बोलना उसको और भी आगे ले जाएगा। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे हम लोग का व्यवहार रहे उसका ऊपर ये डिपेंड करता है, उसका व्यवहार कैसा होगा। तो ये स्कूल का भी है, स्कूल का टीचर का भी रोल है, हेडमिस्ट्रेस से लेके एक स्कूल का जो ग्रुप डी स्टाफ, उसका भी रोल है, स्पेशल चाइल्ड का। लेकिन उसको आप सबका साथ ही मिलकर विकास होने का
चांस दीजिए, उसका अलग मत कीजिए। उसको अलग करेंगे तो क्षमा कीजिए डॉक्टर रजत जी, समय की कमी के कारण हम यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और जितना हो सका आपने बच्चों के जो समस्याएं हैं, जो विकारें हैं, इसके बारे में आपने जानकारी दी। और एक बात सीखने को ये मिली है कि होम्योपैथी अगर कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो नहीं, दे तो सकते हैं जरूर। ओनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही ये बच्चा को ठीक कर सकता है। अभी तक और ऐसे कोई प्रूव्ड ट्रीटमेंट, लेकिन उतना कोई प्रूव्ड नहीं बोल सकता। हम लोग भी ऐसे प्रूव्ड कुछ रिसर्चेस आए हैं, कुछ काम हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही कुछ हो सकता है, तो हो सकता है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, डॉक्टर स्पीक के अगले अंक में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।